हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम पढ़ेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को दक्षिण एशिया के दो सबसे पावरफुल एम्पायर्स, मराठा एम्पायर जो कि भारत में रूल कर रहा था उस समय, और दुर्रानी एम्पायर जो कि उस समय अफगानिस्तान का एक बड़ा एम्पायर था जिसका फाउंडेशन किया था अहमद शाह दुर्रानी ने। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध का अंतिम रूप से परिणाम आप सभी को पता होगा कि भारत का मराठा एम्पायर यहाँ पे हार जाता है और उसके बाद ये जो मराठे हैं इनका डिक्लाइन देखने को आपको मिलता है। और जो ये इतनी पावरफुल डायनेस्टी थी मुगलों के बाद, इसके पतन के बाद आगे चल के जो यूरोपियन पावर्स हैं वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। तो इस युद्ध के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करूं कि आपने अगर पानीपत मूवी देखी हो जो आशुतोष गवारीकर ने बनाई है और जिसमें अर्जुन कपूर ने और संजय दत्त ने रोल किया है, इस मूवी में जो पानीपत के बारे में बताया गया है ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ही एक्चुअली बनी है। आपको पता है पानीपत में 3 मेजर युद्ध हुए, 3 बड़ी लड़ाइयां हुई, जिसमें पहला जो बैटल था, पहली पानीपत की लड़ाई थी, उसमें बाबर आया था भारत में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था और 1526 में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है, बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। दूसरा बैटल जो था वो लड़ा गया अकबर वर्सेस हेमचंद यानी कि विक्रमादित्य हेमू जिसको बोला जाता है, इसके बीच में लड़ा गया। ये 1556 में लड़ा गया था जिसमें हेमचंद ने दिल्ली की सत्ता को कैप्चर कर लिया था हुमायूं की मृत्यु के बाद। तो ये लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है। उसके बाद तीसरा युद्ध आता है, ये 1761 में लड़ा गया है और इसने युद्ध ने भी इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया और क्या क्या चीजें हुई सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्रीफ आपको बता दूं क्या क्या चीजें हैं, इस स्लाइड से रिलेटेड चीजें भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को हुआ, ठीक है। कहां पे हुआ? पानीपत में हुआ। पानीपत कहां है? आज के समय का जो हरियाणा है वहां पे है और दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर हरियाणा में पानीपत पड़ता है, ठीक है। उसके बाद किनके बीच में हुआ? मराठा अंपायर और मोहम्मद अहमद शाह दुर्रानी के अफगान आर्मी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। उसके बाद इस युद्ध को माना जाता है कि 18th सेंचुरी में सबसे ज्यादा जो भयंकर, जो सबसे बड़ा ब्रूटलेस बैटल था उसको वो है ये 18वीं शताब्दी का। अब 18वीं शताब्दी का ही नहीं, अगर हम पुराने समय की बात करें, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम छोड़ दें तो पुराने समय में मेडाइवल पीरियड में एक दिन में अगर किसी युद्ध में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई तो वो था पानीपत का तीसरा युद्ध, जहां पे लगभग 70 से 80 हजार सोल्जर एक दिन में यहाँ पे शहीद हुए, यहाँ पे मारे गए, दोनों आर्मीज के मिला के। तो इतनी भयंकर ये लड़ाई थी, ठीक है। इस लड़ाई के बारे में एक फेमस कोट है, कहा जाता है, जो सखाराम सरदेसाई एक हिस्टोरियन है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि ये युद्ध जो है इसने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत में आगे चल के रूल कौन करेगा, बल्कि ये डिसाइड किया कि भारत पे आगे चल के रूल कौन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? कौन नहीं करेगा से क्या मतलब है उनका मतलब है कि मराठे अब इतने पावरफुल नहीं रहे कि वो भारत पे रूल कर सकें। वरना इस युद्ध से पहले एक ऐसा लग रहा था, ऐसी संभावना थी कि मराठे आने वाले समय में पूरे भारत पे वो रूल करेंगे, ठीक है। ये चीज है। अब देखो, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ पे कहाँ कहाँ की बात चल रही है। ये था भारत में उस समय का मराठा अंपायर। देखो यहाँ पे मुगल्स भी थे, लेकिन मुगल उस समय इररिलेवेंट हो चुके थे। उनको जो पूरी तरीके से उनका प्रोटेक्शन भी मराठे कर रहे थे, उनसे कर वसूली भी मुगलों से मराठी कर रहे थे, चौथ और सरदेश मुखी, ठीक है। तो एक तरीके से मुगलों की यहाँ पे कोई हैसियत बची नहीं थी, तो मुगल तो खत्म हो चुके थे। एक छोटा अंपायर यहाँ पे बचा था, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये अवध था। शुजा-उद-दौला उस समय शासन किया कर रहा था, ठीक है, अवध का शासक था। आपको शुजा-उद-दौला की मैं आगे चल के भी बताऊंगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पे आपको पता है ये जो है बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पे उस समय ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पे आपको अवध दिख रहा है और ये जो छोटा सा इलाका है यहाँ पे रोहिल्लाज का शासन हुआ करता था। अब रोहिल्ला इंपॉर्टेंट है, अवध इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। यार रोहिल्ला यहाँ पे थे और रोहिल्ला कौन थे? रोहिल्ला वो लोग थे जो पुराने समय में यहाँ से, जो अफगानिस्तान जो है स्टेट, यहाँ से आके भारत में बस गए थे, ठीक है। तो अफगानिस्तान के जो लोग जब आ गए थे यहाँ पे तो उनको रोहिल्ला बोला जाने लगा। और ये जो लोग थे ये मुगलों को भी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया करते थे, यहाँ जो मुगल्स थे उनको, और ये मराठों को भी पसंद नहीं किया करते थे। इनकी अवध के साथ भी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे और मराठों ने पहले के समय में रोहिल्लाज के खिलाफ
अवध की मदद भी की थी। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, ये आपको आगे काम भी आएगा अभी इसी वीडियो में। ये था दुर्रानी अंपायर, जो कि अहमद शाह दुर्रानी का अंपायर था। मॉडर्न डे जो आप देख रहे हैं यहाँ लाहौर वगैरह जो पाकिस्तान का इलाका भी आता था, और आज के समय अगर अफगानिस्तान की बाउंड्रीज देखें तो ये पूरा स्टेट जो है ये उस समय आया करता था दुर्रानी अंपायर के अधीन। ठीक, अब बात आती है इसके अंदर मेन मिलिट्री लीडर्स कौन थे, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सदाशिवराव बाहू जो कमांडर इन चीफ रहे थे उस समय मराठा आर्मी को जो लीड कर रहे थे, 30 साल के थे। सदाशिवराव जो थे ये बाजीराव प्रथम जो हैं इनके भाई थे। चंपाजी अप्पा, चिम्माजी अप्पा उनके बेटे थे। देखो आपने अगर बायोग्राफी देखी हो, अगर आप देख सकते हैं बाजीराव प्रथम जो हैं जिन पे बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है, तो बाजीराव प्रथम के भाई के बेटे थे, यानी बाजीराव प्रथम के ये नेफ्यू थे। ठीक है, उसके बाद विश्वास राव जो थे, विश्वास राव थे उस समय के जो पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव थे। मल्हार राव होलकर, ये होलकर फैमिली से थे। आपको पता है होलकर जो हैं इंदौर के होलकर से इनके साथ रहा करते थे। अहमद शाह दुर्रानी जो था, या जिसको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, ये दूसरी तरफ से था सामने, और साथ ही इसका दे रहा था नजीम खां ऑफ रोहिल्ला। रोहिल्ला के जो एक मिलिट्री जनरल थे नजीब खां, ये भी समर्थन कर रहा था अहमद शाह दुर्रानी का। ठीक, अब बात आती है, आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें हुई इसमें। फाइनल क्या हो, विक्ट्री ऑफ अफगान आर्मी। ठीक, और उसके बाद आपको पता है रोहिल्लाज का समर्थन तो मिला ही, साथ में साथ शुजा उद्दौला का भी साथ मिला, जो कि अवध का एक उस समय कौन था, नवाब था। फिर है मराठा फेल टू गेट सपोर्ट फ्रॉम राजपूत, जाट्स एंड सिख्स। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका समर्थन नहीं मिला, इसीलिए इनकी हार भी हुई है इसी युद्ध में। ये आपने मैप समझ लिया है किन किन के बीच में लड़ाई हुई है। अगर मैं इसको मिटा दूं अब, तो यहाँ पे आपको पता है एक, मैं लगभग बता रहा हूँ, ये दिल्ली है मान लो, यहाँ पे दिल्ली है, और दिल्ली से थोड़ा सा इधर नॉर्थ में यहाँ पे दिल्ली से आगे 90 किलोमीटर पड़ता है पानीपत। ठीक है, और दिल्ली आपको पता है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना का भी रोल आएगा, पानीपत का भी रोल आएगा, इस दोआब क्षेत्र का भी रोल आएगा। सारी चीजें आपको दिमाग में इसको अभी से रख लो। ठीक, आगे चलो ताकि आपको समझने में वो हो जाए, एक तरह से सहूलियत मिले। बैकग्राउंड देख लीजिए थोड़ा सा, मराठा अंपायर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं अगर आपने हिस्टोरी के पहले के वीडियो देखे हैं तो, लेकिन फिर भी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि देखो, जब से मुगलों का डिक्लाइन हुआ औरंगजेब के समय के बाद, उसके बाद एक रीजनल पावर बहुत ज्यादा उभर के सामने आई, वो थी मराठा पावर्स। मराठा पावर्स का शुरुआत होती है आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके जो सक्सेसर हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते, और छत्रपति के समय ही एक पद हुआ करता था पेशवा का, जिसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, वे पेशवा के नाम से। तो ये जो पेशवा जो थे ये आगे चल के पावरफुल हो गए, यही मेन रूलर थे, और आगे चल के ये जो छत्रपति है ये एक तरीके से नॉमिनल हेड हो गया। ठीक, तो पेशवाओं के समय में पहले जो छठे नंबर के पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ये सब पावरफुल निकल के आए। उसके बाद पेशवा बाजीराव जो सबसे पावरफुल थे, 1720 से लेकर 1740 तक इन्होंने बहुत अपनी बाउंड्री को, अपने मराठा अंपायर का एक्सटेंड किया। निजाम ऑफ हैदराबाद से लेके अवध, मालवा और ये जो मुगल सल्तनत है, इस सारे एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया और अपने अधीन ट्रीटीज को साइन करवाया, ट्रीटी जो उस समय साइन करवाई। फिर उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये बाजीराव प्रथम के बेटे थे, और इन्हीं के समय ये युद्ध होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक, तो मराठा अंपायर जो है 1760 के समय तक आते आते सबसे पावरफुल डायनेस्टी निकल के आती है पूरे भारत में। नॉर्थ इंडिया ही नहीं, पूरे भारत में ही अगर सारी सबसे बड़ा एरिया देखे तो इनका था। ठीक, उसके बाद इनके रीजनल पावर्स होने का कारण थे इनके मिलिट्री टैक्टिक्स, और इन्होंने जिस तरीके से अपनी वो बना रखी थी डिप्लोमेसी दूसरे राजाओं के साथ, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। आपको देखना इसी वजह से इस समय तक जो ब्रिटिशर्स थे वो इनसे पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे, जरूरत भी नहीं कर पाते थे। लेकिन बाद में चल के देखो उन्हीं मराठों को, ये पावरफुल मराठे जो हैं, इनका आगे चल के ब्रिटिशर्स समापन कर देंगे। किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, डेक्कन हो चाहे मुगल्स हो, ये सब लोग इनको अपना एरिया में से क्या देने लग गए, चौथ और सरदेश नौकी नाम के टैक्स देने लग गए। मालवा, राजपुताना, गुजरात सब इनके कंट्रोल में था। 1752 आते आते इन्होंने मुगल बादशाह के साथ ये ट्रीटी साइन कर ली कि आपका जो पूरा एरिया जहां भी आप शासन करते हो वहां सारे जगह मेरे को चौथ दे दो, चौथ यानी कि 1/4 टैक्स दे दो, और हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात हो गई, और ये भी एक रीजन था इस युद्ध का। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात आती है दुर्रानी अंपायर की।
दुर्रानी अंपायर जो है ये इसका फाउंडर था अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली, खुद ये व्यक्ति ही इसका वो था, फाउंडर था। और 1747 में ही इस अंपायर की फाउंडेशन की नींव रखी गई थी, आज के समय का जो अफगानिस्तान है यहाँ पे। अब ये आया कहां से था? अहमद शाह अब्दाली जो था ये एक मिलिट्री लीडर था नादिर शाह के समय पे। नादिर शाह कौन था? ये वही नादिर शाह है जिसने भारत पे 1739 में आक्रमण किया था। मैं इस युद्ध को कवर करने वाला हूं जल्दी ही। नादिर शाह का आक्रमण और पर्शिया का था ये, और ये पीकॉक थ्रोन को लूट के लेके चला गया था और यहाँ से इसने रेड मारी थी 1739 में, जिसमें भारत में मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो नादिर शाह जो है इसको बोला जाता है पर्शिया का नेपोलियन। नेपोलियन किसको बोला जाता है? नेपोलियन की उपाधि किसको दी जाती है ये आपको पता है? नेपोलियन की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जो कि बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर हो, क्योंकि नेपोलियन को माना जाता है मॉडर्न टाइम का सबसे अच्छा मिलिट्री लीडर था वो। तो जिसको भी नेपोलियन की उपाधि दी जाए इसका मतलब आप ये मानिए कि वो बहुत ही अच्छा मिलिट्री लीडर रहा होगा, जैसे कि भारत में समुद्रगुप्त को दी जाती है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त, गुप्त डायनेस्टी का। ठीक, उसके बाद है इसको अहमद शाह बाबा भी के नाम से जाना जाता है अफगान के में, और आज के समय जो कांधार है वहां पे इसका मकबरा बना हुआ है और बहुत ही वहां पे इसको रेस्पेक्टेबल फिगर के रूप में जाना जाता है। हमारे लिए विलन था, उनके लिए एक रेस्पेक्टेबल फिगर था। ठीक है, इसने 1747 में लाहौर को अनेक्स किया था सबसे पहले, और इसने रेड मारना शुरू किया भारत के पंजाब और सिंध प्रांत पे। उस समय तो पंजाब और सिंध भारत का ही हिस्सा था। आज पाकिस्तान का पंजाब और सिंध और भारत का पंजाब सिंध अलग है। भारत का पंजाब अलग है, सिंध तो पाकिस्तान का ही प्रांत है ऑब्वियसली। तो आपको पता है इसका बेटा का नाम था तैमूर शाह। अब तैमूर शाह से आप किसी तरीके से कंफ्यूज मत होना, एक वो तैमूर था जिसने 14वीं शताब्दी में वो किया था भारत पे आक्रमण, उसने भी भारत पे रेड मारी थी और दिल्ली में उसने आक्रमण किया था। ये तैमूर शाह इसका बेटा है। ठीक, अब देखो अगर हम बात करने ही लगे तैमूर की और इसकी, तो हम आपको एक कॉमन डिफरेंस बताता हूँ। भारत में मोहम्मद गजनवी ने भी रेड मारी, तैमूर शाह ने भी रेड मारी, मंगोलों ने भी आक्रमण किए, दुर्रानी ने भी आक्रमण किए, लेकिन सबके मकसद अलग अलग थे। जैसे मोहम्मद गजनवी का सिर्फ यही मकसद था कि वो यहाँ से लूट मार करने आता था और 17 बार आक्रमण करके सिर्फ लूट के लेके जाता था। सत्ता में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भारत पे उसको रूल करना है, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तैमूर का था इंटरेस्ट, तैमूर यहाँ पे अपने रूलर को बिठाना चाहता था। ठीक है, उसी तरीके से दुर्रानी का भी ये इंटरेस्ट था कि भारत की सत्ता में उसका इंटरफेरेंस रहे, और वो गवर्नर बना के गया अपने बेटे को लाहौर में 1747 में। उसके बाद उसने भारत पे 8 बार रेड मारी 1748 से लेकर 1767 तक। ठीक है, 8 बार की रेड में जो 5वीं बार की रेड थी, 5वीं बार जो आक्रमण किया वही है पानीपत का तीसरा युद्ध। याद रखना है 5वीं रेड थी ये भी। ठीक है, अब बात आती है 1757 में अब्दाली ने चौथी रेड मारी थी, और चौथी रेड जो थी वो पंजाब प्रांत में मारी थी, और सबसे ज्यादा इसमें सिखों को इसने मारा था। और सिखों के साथ ही गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर का है वहां पे भी इसने आक्रमण किया था, उसको इस तरीके से बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया था। सिखों ने इसके साथ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, उसमें भी इसकी जीत हुई थी और ये वापस चला गया था। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ लाहौर और दिल्ली के अंदर, लाहौर में अपने बेटे को बिठा के चला गया एज ए गवर्नर, साथ ही साथ दिल्ली का भी उसी को दे गया एक तरीके से, दिल्ली भी उसके अंदर ही काम करेगी ये बोल के चला गया। तो दिल्ली में इन्फ्लुएंस इसका हो गया। अब बात अगर दिल्ली तक आ गई है तो यहाँ पे मराठों के बीच में टसल तो होनी है, क्योंकि आपको पता है मराठों और मुगलों के बीच में ट्रीटी क्या है कि मराठे मुगलों की अफगान की तरफ से आने वाले बैटल्स जो वॉर्स हैं उनसे रक्षा करेंगे, बदले में उनको चौथ मिल रहा है, तो मराठों को तो मदद करनी पड़ेगी। उसी के बाद मराठे वापस आक्रमण करते हैं। ये जो इनकी जो अफगानों के जो लीडर्स हैं यहाँ पे दिल्ली में जो रह रहे हैं, तैमूर शाह और इनके जो सहायक हैं, उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है 1757 में। ठीक है, उसके बाद इस समय भी रोहिल्ला जो हैं, मैंने आपको बताया रोहिल्ला कहाँ रहते थे, जो नॉर्थ पार्ट है यूपी का और आज का उत्तराखंड है, वहां पे ये लोग रहा करते थे। ठीक है, दोआब क्षेत्र में जहां गंगा और यमुना मिलती हैं उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं, वहां पे रोहिल्ला रहते थे। तो इन्होंने इसके बाद इनको हरा दिया गया, रोहिल्ला और अफगानों को हराया गया 1758 में। अब जब ये न्यूज पहुंचती है वापिस अहमद शाह दुर्रानी के पास, तो अहमद शाह दुर्रानी वापिस पंजाब और दिल्ली को जीतने के लिए वापिस आएगा। ठीक है, और ये चीज आपको देखने को मिलेगी आगे चल के। यहाँ पे दिल्ली को वापस से मराठों के अधीन कर लिया जाता है। मुगल तो यहाँ पे आपको पता है नॉमिनल हेड हैं,
और उसके बाद ये रोहिल्ला जो हैं और यहाँ के जो रूलर्स हैं, जो लोग अफगान परस्त हैं और जो लोग मुगलों को हटाना चाहते हैं, अफगान मराठों को हराना चाहते हैं, उन लोगों ने वापस से दुर्रानी से संपर्क किया। और अब बात होती है कि ये जो बैटल है इसके लिए सेटअप स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, 1758-59 तक ये मराठे जो हैं इन्होंने अपने अफगान बॉर्डर तक इनका एक्सपांशन हो गया था। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद 1759 में वापस पंजाब लौटता है अब्दाली और यहाँ से आक्रमण की तैयारी शुरू हो जाती है। जब ये न्यूज पहुंचती है नाना साहब के पास, नाना साहब या बालाजी बाजीराव जो थे, जो उस समय तत्कालीन पेशवा थे, उन्होंने एक टास्क बनाई और एक बैटल के लिए किसको अपॉइंट किया, अपने जो भाई हैं, कजिन भाई जो हैं, जो कि चिम्माजी अप्पा के बेटे सदाशिव राव उस समय 30 साल के थे, इनको युद्ध के लिए तैयार किया कि आप लीड करोगे और ये हम फाइनली अफगान आर्मी के साथ युद्ध लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ पेशवा का बेटा और जो आने वाला पेशवा बन सकता था विश्वास राव, उसने भी इस आर्मी को ज्वाइन किया और वो उस समय सिर्फ 20 साल का था। ठीक है, तो सदाशिव राव की लीडरशिप में ये आर्मी तैयार थी कि अफगानों के साथ हमें लड़ाई लड़नी है। तो ये एक तरीके से आपको बैकग्राउंड मैंने समझा दिया है। थोड़ा सा आप सदाशिव राव भाऊ के बारे में जान लीजिए। चिम्माजी अप्पा के बेटे थे। ठीक है, बाजीराव प्रथम के जो छोटे भाई हैं चिम्माजी अप्पा, उनके भाई थे, बेटे थे ये। उसके अलावा इन्होंने सरदार सेनापति की भूमिका निभाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, और इनकी लीडरशिप में होलकर, जो कि उस समय आपको पता है इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और ये बड़ोदरा के गायकवाड़, ये सब के सब पेशवाओं के साथ में काम करते थे। ये सब अलाइज थे पेशवाओं के। ठीक है, तो ये मराठा अंपायर के साथ कर रहे थे और इन सब ने साथ दिया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, लेकिन आगे चल के ये सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ इनका साथ छोड़ भी देते हैं और ये चीज आपको मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखा हो, पोस्ट बाजीराव के बाद के जो पेशवा हैं उनका इतिहास मैंने बता चुका हूं। ठीक, अब बात आती है कि आर्मी स्ट्रेंथ कितनी थी। दोनों की आर्मी का एक कंपैरिजन करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अफगान आर्मी है वो ज्यादा सुपीरियर है नंबर्स में भी, और उनके पास जो हथियार हैं वो भी ज्यादा सुपीरियर है। अगर बात करें तो अफगान आर्मी की, उसमें 41,800 अफगान कैवलरी थी, मतलब जो घुड़सवार सेना थी 41,800 थी। 28,000 जो लोग थे वो रेगुलर कैवलरी थी। ठीक है, जो पैदल सेना इन्फेंट्री थी, यहाँ पे रेगुलर इन्फेंट्री थी, और 32,000 रोहिल्ला की इन्फेंट्री थी। रोहिल्ला जो थे इनकी आर्मी भी 32,000 थी, तो काफी बड़ी आर्मी हो जाती है। यहाँ पे देखो 60,000 तो ये हो गए, 41,800 ये हो गए, तो लगभग 1 लाख से ऊपर आर्मी इनकी हुआ करती थी। तो ये रियल आर्मी है। दूसरी तरफ मराठा अंपायर की जो आर्मी थी वो लगभग 45 से 55,000 के बीच में तो इनकी कैलवरी थी। उसके बाद 11,000 रेगुलर कैलवरी थी, इंक्लूडिंग 9,000 गर्डी कॉन्टिजेंट्स। गर्डी कॉन्टिजेंट्स ये होते थे जो लड़ाके इनके लिए लड़ा करते थे, मराठों के लिए किराए पे लड़ने वाले योद्धा थे बेसिकली, आप ये मान लो। ठीक है, ये तो थे ही सब, लेकिन साथ ही साथ लगभग 4 से 5 लाख सिविलियंस इनके साथ थे, जिनमें पिलग्रिम्स थे और कैंप फॉलोवर्स थे, जो इनकी जो मिलिट्री के साथ औरतें, बच्चे सब लोग थे। तो देखो क्यों थे ये लोग साथ में, इनको आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। देखो मराठों ने इतने पिछले 30-40 सालों में कोई जो बड़ा बैटल हारा नहीं था, ये हर बैटल में जीत ही जाते थे। तो इनके जो सिविलियंस थे उनको ये बिलीव था कि हम जाएंगे, हमेशा पिलग्रिम्स यात्राएं करके आएंगे, इनके साथ कैंप फॉलो करके आएंगे, अपनी आर्मी को सर्व करेंगे। तो एक तरीके से वो था कि हम सब लोग चलते हैं, ठीक है, और अपनी आर्मी को लगभग दिल्ली जाके लड़ना है, सब लगभग 1600 किलोमीटर जाके युद्ध लड़ना है, तो हम मदद कर पाएंगे। लेकिन ये मदद ना करके इनके पास खाने पीने की समस्या हो गई और इसी वजह से ये युद्ध जो है मराठे बुरी तरीके से हारे भी, एक ये रीजन भी रहेगा। तो बहुत बड़ी नॉन कॉम्बिडेंट्स की जो साथ में इनके साथ चल रहे थे ये लोग, ये आगे चल के इस आर्मी पे बोझ बन के रह गए। ठीक है, दूसरी तरफ जो अफगान आर्मी थी उसमें सिर्फ योद्धा थे, जिनको कभी भी कहीं से कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता था। अगर यहाँ पे मूवमेंट करना है इस मराठा आर्मी को, तो इतने लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। इनका सेटअप लगाना भी इनके लिए वो एक मुश्किल काम बना। ठीक, अब आते हैं हमारे मेन बैटल पे। बैटल कैसे शुरू होती है, एक और छोटी सी चीजें देख लो। 1759 में क्या करता है, अब्दाली आता है और हिंदू कुश की पहाड़ियों से होता हुआ, ये मैप में एक बार देख लो, ये मैप इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से होता हुआ, हिंदू कुश की पहाड़ियों से होता हुआ ये रोहिल्ला और अवध से कांटेक्ट में आता है। सबसे पहले रोहिल्ला से मिलता है। ये जो रोहिल्ला है यहाँ पे नजीम खान से मिलता है। नजीम खान तो पहले से तैयार है कि वो मराठों के खिलाफ युद्ध करेगा, दुर्रानी का साथ देगा। लेकिन अवध जो है,
अवध को अभी फिक्स नहीं था और अवध के तो खिलाफ थे रोहिल्ला। आपको पता है रोहिल्ला और जो अवध है, ये जो शुजा-उद-दौला है, ये एक दूसरे के विरोधी थे और अवध का तो ऋण है, अवध के ऊपर तो ऋण है मराठों का, क्योंकि अवध में जो शुजा-उद-दौला के पिताजी थे उनकी मदद की थी रोहिल्ला के खिलाफ मराठों ने। लेकिन उसके बाद भी ये दुर्रानी जो है ये अवध को अपने साथ मिला लेता है और यहाँ से रोहिल्ला और ये जो अवध है दोनों शुजा-उद-दौला इसका साथ देते हैं और यहाँ से ये लाहौर और यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, लाहौर से होता हुआ दिल्ली के पास यहाँ पहुंच जाता है। ठीक, अब आपको पता है ये जो एरिया है यहाँ से यमुना नदी बहती है। ठीक है, एग्जैक्टली देखो मेरा मैप में, अगर आप एग्जैक्ट मत देखना, यहाँ पे लगभग पानीपत है। ठीक है, यहाँ पे पानीपत है लगभग 90 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर पहुंच चुका है। ये वेस्टर्न, ये लेफ्ट रीजन माना जाता है यमुना का, लेफ्ट बैंक है उधर, ये राइट बैंक हो गया। ठीक है, इधर वाले बैंक पे लेफ्ट बैंक की तरफ पहुंच चुका था कौन? दुर्रानी। ये बात आप ध्यान रखो। अब ये क्या है, इसने क्या कर लिया, अपने साथ किस किस को मिला लिया? नजीम खान को मिला लिया है और उसका शुजा-उद-दौला को मिला लिया है। ठीक है, शुजा-उद-दौला को मैंने बता दिया आपको, रोहिल्ला जो शुजा-उद-दौला के पिता थे सफदरगंज, इसकी मदद की थी मराठों ने। इसके बावजूद भी उसने मराठों को धोखा दिया और इनके खिलाफ युद्ध लड़ा। दूसरी तरफ मराठे थे। मराठों की तरफ से कौन कौन थे? सदाशिवराव आए और उन्होंने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया, दिल्ली की तरफ इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। देखो शुरुआत में, अब मैंने आपको बताया था कि जाट, राजस्थान के राजपूत और सिख जो थे इन्होंने साथ नहीं दिया इनका, मराठों का। क्यों नहीं दिया? उसके पीछे कुछ कारण थे। देखो, अगर हम राजपूतों की बात करें तो राजपूतों के साथ इनके संबंध खराब हुए थे, क्योंकि इन्होंने जो टैक्स वसूलने की जो पॉलिसी थी उसमें बहुत रिजिड थे मराठे चाहते थे कि उनको चौथ मिले और वो मतलब ज्यादा टैक्स लेते थे और इस चीज से जो ये राजपूत है राजस्थान के वो खुश नहीं थे। दूसरी तरफ जाटों की बात करें राजस्थान के, तो जो भरतपुर रियासत में सूरजमल, राजा सूरजमल थे, आगरा और भरतपुर का एरिया था, यहाँ पे सूरजमल बहुत ही पावरफुल लीडर थे। लेकिन उसके बावजूद जब सूरजमल शुरुआत में कहते हैं कि मैं मदद करूंगा आपकी इस युद्ध में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, लेकिन ये जो सदाशिव बाहु हैं ये चाहते थे उस समय कि ये जो दिल्ली का तख्त खाली होगा जब भी, अब मुगलों को तो हम हटा देंगे और यहाँ पे हमारा जो रूलर ही बैठेगा। हमेशा से मराठों का ये रहा है कि मुगल गद्दी पे वही आदमी बैठे जो हमारा पपेट बन के रहे, और सूरजमल चाहते थे कि दिल्ली पे उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे। तो एक तरीके से पॉलिटिकली एक दूसरे की टक्कर हो गई, तो सूरजमल ने भी इनका साथ देना बाद में बंद कर दिया। ठीक है, और सिखों को इन्होंने सीधा डायरेक्टली उनसे इन्होंने बात ही नहीं की, हालांकि उनसे इनको करनी चाहिए थी क्योंकि सिख बहुत ही पावरफुल थे उस समय और सिखों की लिटरली दुश्मनी भी थी अब्दाली से, क्योंकि पहले की बैटल्स जो हुई हैं वो सिखों के और अब्दाली के बीच में भी लड़ी गई है। तो ये एक तरीके से आप देखो डिप्लोमेटिकली हार थी मराठों की यहाँ पे जाके। ठीक है, तो सदाशिवराव बाहु जो उस समय 30 साल के थे, इतने अच्छे डिप्लोमेट अच्छे नहीं थे। साथ ही साथ देखो रघुनाथ राव जो थे उनको भेजा नहीं गया। यहाँ पे रघुनाथ राव जो थे वो सत्ता के खुद भूखे थे, वो चाहते थे कि वो खुद पेशवा बने और वो बालाजी बाजीराव के भाई थे, तो उनको भेजा होता तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी चीज नहीं हुई। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, ये कंबाइंड आर्मी पहुंच जाती है दिसंबर 1759 तक, यहाँ पे दिल्ली पहुंच जाती है और अफगान गैरिसन को यहाँ पे जाके हरा देती है। अब गैरिसन क्या होता है? चौकी होती है। देखो किले जो होते हैं, किले पहले, आज की जो चौकी होती है सेना की वो अलग होती है और पहले जो सेना की चौकी होती थी वहां किला होता था और वहां पे कुछ मिलिट्री रहती थी। उस गैरिसन को इन्होंने 1759 में हरा दिया। ठीक है, उसके बाद अब्दाली ने पहली रेड करी दिसंबर 1759 में ही, और दत्ताजी शिंदे के अधीन एक आर्मी थी, छोटा सा ग्रुप था, उसको जाके इन्होंने हरा दिया और यहाँ पे दत्ताजी की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ से ये बैटल शुरू होती है। उसके बाद देखो क्या क्या होता है, ये मैप में मैंने आपको बताया। यहाँ पे पहुंच चुका था अब्दाली, ये जो लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट बैंक है यमुना का यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, एक बैटल होती है, बैटल ऑफ कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ है? कुंजपुरा है यमुना नदी से लगभग 60 किलोमीटर दूर दिल्ली से नॉर्थ में, और यहाँ पे मराठे और अफगान आर्मी एक जो छोटा ग्रुप है इनके बीच में एक बहुत बड़ी बैटल होती है, और यहाँ पे मराठा बहुत ज्यादा सुपीरियरली कंजपुरा में अफगानों को पीछे धकेल देते हैं। लगभग 15,000 अफगान होते हैं और उनको पीछे से धकेल दिया जाता है और अब्दाली के बहुत अच्छे मिलिट्री जनरल्स को यहाँ पे मार गिराया जाता है। ठीक है, अब देखो ये मान लो यमुना रिवर है, यमुना रिवर है, इस तरफ हो गया अब्दाली और इस तरफ हो गए मराठे। ठीक है,
अब उस समय, ये जो समय था, उस समय यमुना का बहाव भी बहुत तेज था और अब अब्दाली को ये इधर नहीं जाना चाहते थे। अब्दाली को इधर क्रॉस करके आना पड़ेगा अगर मराठों से युद्ध लड़ना है, और ये दिल्ली में है, दिल्ली में है। और अब आपको पता है कि अब्दाली ने दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया और दिल्ली के पास इतना कोई खजाना बचा नहीं है कि ये जो 5 लाख के लोग साथ में लेके आए हैं मराठे, इनका खाना पीना ये अच्छे से संभाल सकें। इसीलिए मराठा के आर्मी ने क्या किया, जाके पानीपत में चले गए, पानीपत चले गए ताकि वहां पे अपनी आर्मी का डेरा डाल सकें। और इनका ये मकसद था कि यहाँ पे एक तरीके से ये पानीपत का जो जगह है, ये एक स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहेगी, ताकि हम यहाँ से अगर अब्दाली क्रॉस करके भी आता है इस रिवर को, तो हम उसको इधर पार नहीं जाने देंगे और यहीं पे उसको घेर के मार देंगे, लाहौर की तरफ भी इसको नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये मकसद रहा था सदाशिवराव बाहू का। लेकिन अब्दाली ने क्या किया, यहां से ना आके, उनको लगा कि यहां से तो पार कर नहीं पाएगा क्योंकि यमुना का बहाव बहुत तेज है, कैसे पार करेगा। लेकिन अब्दाली की जो पॉलिसी थी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, वो बहुत ही बेटर थी और उसने यहां से ही इस नदी के बहाव को पार किया। और इसके पीछे कहानियां भी हैं कि अब्दाली खुद नदी में कूद गया था और उसके बाद उसके सोल्जर्स उसके पीछे जाके यहां से दूसरा फ्रंट जो है, साउदर्न फ्रंट जो है पानीपत का, वहां पहुंच गए। अब साउदर्न फ्रंट पे पहुंच गए और यहाँ पे ये लगभग 2 महीने का सीज रहा। देखो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। 25 अक्टूबर को इसने क्रॉस किया था, ठीक है, यमुना नदी को। उसके बाद इन्होंने दोनों को एक तरीके से ब्लॉकेज रहा दोनों के बीच में और 2 महीने तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। ठीक है, दोनों तरफ दोनों लोग चाहते थे कि एक दूसरे की सप्लाई को काट दिया जाए। सप्लाई किस तरीके की, अनाज की, पानी की, अगर सप्लाई को काट दिया तो ये सेना एक दूसरे की भूखी मरेगी और फिर ये युद्ध में एक तरीके से हार सकते हैं। लेकिन इस चीज में सक्सेसफुल कौन हुआ, दुर्रानी सक्सेसफुल हुआ और उसने मराठों की सप्लाई को काट दिया। और अब आपको पता है, अगर आप सेना की ना बात करके अगर ओवरऑल बात करें तो ज्यादा लोग किसके पास हैं, अगर देखें तो लगभग 4-5 लाख लोग इनके पास है, मराठों के पास, और उनको अच्छी खासी सप्लाई चाहिए खाने की, लेकिन उनको नहीं मिल रही थी। उनको लोग भूख से मरने लग गए थे। आर्मी के लोग, सिविलियंस हैं जो वो मरने लग गए हैं। सिविलियंस काफी सारे यहाँ से चले गए थे। सिविलियंस तो चले तो गए थे बहुत सारे, लेकिन आर्मी है वो तो कहीं नहीं जा सकती। तो आर्मी यहाँ पे भूखी मर रही थी। इसीलिए जो कमांडर्स थे वो सदाशिवराव के पास गए और मकर संक्रांति के दिन सुबह उन्होंने कहा कि हम कल भूख से मरने की बजाय युद्ध में लड़ के मर जाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 14 जनवरी 1761 को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मराठा अंपायर ने, मराठा जो आर्मी है, इन्होंने आक्रमण शुरू किया। दोनों तरफ से ये युद्ध लड़ना शुरू हुआ और शाम तक ये युद्ध जब चला तो लाशों के ढेर बिछ गए और लगभग बहुत ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे मारे गए दोनों ही तरफ से। कितना बड़ा लॉस हुआ वो देखेंगे बाद में, लेकिन आपको बता दूं कि इस युद्ध के अंत में अब्दाली की जीत हुई और मराठा अंपायर की यहाँ पे हार होती है और दिल्ली वापस अब्दाली के हाथ में चला गया और यहाँ पे उसने शाह आलम द्वितीय को यहाँ पे वापस मुगल एम्पायर घोषित कर दिया, शाह आलम द्वितीय को। ठीक, अब देखो क्या क्या हुआ इसमें, कितनी कैजुअलिटी हुई। लगभग 30 से 40 हजार लोग अफगान आर्मी के इसमें मारे गए। 30-40 हजार लोग इसमें अफगान आर्मी के मारे गए, जो कि 1 लाख की सेना थी। मराठा आर्मी के 40 से 50 हजार लोग मारे गए। ये तो एक सिंगल दिन की बात है। इस सिंगल डे में इतने लोगों की यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है आर्मी की। उसके बाद जब आर्मी का युद्ध खत्म हो गया और मराठे हार गए, उसके बावजूद भी अब्दाली की सेना इतनी ब्रूटल थी, इतनी हिंसक थी, उन्होंने सिविलियंस को, उसके बाद जो लोग सरेंडर कर रुके थे, जो घायल थे, सिविल्स में थे, युद्ध के दूसरे दिन 40 से 60 हजार लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया। जो भी बच्चा था 13-14 साल का, उससे ऊपर के जो भी बच्चे थे उनको मार दिया गया। लगभग यहाँ पे 40 से 60 हजार लोगों को मारा गया। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो बच गए थे, औरतें, बच्चे, उनको बंधक बनाया गया और लगभग 22 हजार लोगों को यहाँ पे इनस्लेव कर दिया गया। उनको एक तरीके से दास बना के अफगान ये लेके चले गए। तो ये लगभग 1 लाख से ज्यादा मराठे यहाँ पे मारे गए, जो कि इन्होंने इतनी बड़ी कभी हार का सामना किया नहीं था मराठों ने। और भारत के इतिहास में देखा जाए तो इतनी ब्रूटलेस बैटल आपको देखने को मिलती नहीं है, जो इस तरीके से लोग यहाँ पे मारे गए हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद चलते हैं हम कि मराठों की हार क्यों हुई मराठों की हार, और ये अब्दाली जो है ये क्यों जीत गया। सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये था कि मराठों की आर्मी इन कंपैरिजन टू अब्दाली की आर्मी कम थे लोग,
अब्दाली ज्यादा पावरफुल था, उसकी आर्मी ज्यादा ताकतवर थी और उनके जो हथियार थे वो भी ज्यादा सुपीरियर थे इन कंपैरिजन टू मराठास। ठीक, उसके बाद जो आर्मी का जो तरीका था युद्ध करने का वो बहुत ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज था अब्दाली का, और अब्दाली बहुत ज्यादा अच्छा मिलिट्री लीडर था। सदाशिव राव बाहू भी बहुत अच्छे मिलिट्री लीडर थे, लेकिन डिप्लोमेटिक वे में देखें तो अब्दाली की जो पावर है वो ज्यादा थी, वो ज्यादा अच्छा डिप्लोमेट था, उसकी युद्ध की जो नीतियां हैं वो ज्यादा बेटर थी। ठीक, तीसरी बात ये है कि कभी भी मराठों सदाशिव राव ने इस तरीके की कंडीशंस में कभी युद्ध नहीं किया था। इन अप्रोप्रिएट क्लाइमेट कंडीशंस फॉर मराठास। देखो आपको पता है 14 जनवरी उस समय पानीपत का जो इलाका है, दिल्ली का जो बेल्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, कपा देने वाली ठंड पड़ती है, और मराठों का जो युद्ध करने का अभ्यास था वो पहाड़ी इलाकों में और गर्म इलाकों में था। और जबकि अगर देखें अब्दाली के लिए, तो अब्दाली तो हमेशा से ही इस तरीके की क्लाइमेट कंडीशंस में युद्ध करता आ रहा था, तो उनके लिए ये कंडीशंस ज्यादा सुटेबल थी इन कंपैरिजन टू मराठा। ठीक, तीसरी बात आती है, चौथी बात आती है कि शुजा-उद-दौला का जो सपोर्ट है ये अनएक्सपेक्टेड था। मराठे सोच रहे थे कि शुजा-उद-दौला हमारा साथ देगा, और शुजा-उद-दौला की जो पोजीशन थी वो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसकी जो आर्मी थी वो भी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, और उसने जब साथ दिया अब्दाली का तो ये भी उनके लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक था। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि मराठा कमांडर्स जो थे उसमें यूनिटी नहीं थी, सबके हर किसी के अपने अपने हित क्लेश कर रहे थे, उनमें म्यूचुअल जेलेसी थी। अगर हम बात करें रघुनाथ राव की, जो कि भाई था, खुद पेशवा का भाई था, नाना साहब का भाई था, उसने भी इस युद्ध में साथ नहीं दिया, जबकि वो एक बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर था और नॉर्दर्न एरिया में उसने काफी सारे बैटल्स भी लड़े थे, लेकिन उसने इस युद्ध में साथ नहीं दिया। होता तो कुछ और परिणाम भी हो सकते थे। बाहू ने जो दोआब का क्षेत्र है उसको पहले क्षेत्र को नहीं जीता, उसको रोहिल्याज को पहले हरा देना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास सप्लाई नहीं है, इसीलिए वो 3 महीने पहले ही पानीपत में चला गया और उसने सोचा कि मैं यहाँ पे आके ब्लॉक करूंगा अब्दाली को, जो कि उसमें वो अनसक्सेसफुल हुआ। और उल्टा ये और हुआ कि इनकी सप्लाई और कट गई, मराठों की सप्लाई जो है वो भी कट गई। ठीक है, तीसरी चीज जो है, एक चीज लास्ट और चीज देखें तो हम आपको पता है कि मराठों के समय गुरिल्ला वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स थे, शिवाजी देखो चाहे बाजीराव प्रथम देखो, वो बहुत ही कारगर साबित हुई थी इनके लिए, कि इन्होंने ये छुप के वॉर करने वाली जो चीज थी, इस युद्ध में इन्होंने ये चीज को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, इसकी वजह से भी इनकी हार हुई। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया जाट, सिख और जो राजपूत जो रूलर थे जो कि पावरफुल थे, इन लोगों का इन्होंने साथ नहीं लिया, उनके साथ एक तरीके से इन्होंने बना के नहीं चले, ये भी बड़ा रीजन रहा इनकी हार का। ठीक, उसके बाद देखते हैं आफ्टर मैथ, इसके रिजल्ट के बाद क्या हुआ। मराठा आर्मी जब हार जाती है तो आपको पता है कि बहुत ही बड़ा इनको नुकसान हुआ, ह्यूमन लाइफ का भी हुआ, बहुत बड़े बड़े इनके योद्धा मारे गए, बहुत ही ज्यादा त्रासदी हुई। अगर आप पानीपत मूवी देखेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको ब्रूटली ये लड़ाई देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा नुकसान हुआ मराठा अंपायर का, कि अपने पैरों पे खड़ा होने लायक नहीं बचा मराठा अंपायर। हालांकि एक बार के लिए बाद में वापस मराठा अंपायर थोड़ा अपने टाइम पे आता है, रिकवर भी करता है माधवराव प्रथम के समय। ठीक, लेकिन साथ ही साथ बाजीराव प्रथम जो है, बालाजी बाजीराव जो है नाना साहब, ये इस शौक से कभी रिकवर नहीं कर पाए कि उनका बेटा, उनका कजिन है वो मारे गए, साथ ही साथ इतनी बड़ी आर्मी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जो मराठा साम्राज्य है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद ये जो सपना था मराठा अंपायर का और छत्रपति शिवाजी महाराज का, बाजीराव का, कि पूरे देश पे भगवा फहराना है, हिंदू स्वराज बनाना है, वो इनका सपना अधूरा रह गया। पर पेशवाओं की जो पावर थी, जो इस तरीके से राइज हुई थी 1760 तक, वो धीरे धीरे डिक्लाइन उसमें देखने को मिलता है। इनके जो अलाइज हैं वो भी इनको छोड़ के जाने लग जाते हैं। साथ ही साथ जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो इनको चोट दिया करते थे, कर्ज दिया, इनको सरदेशमुखी दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग गए, खुद को तुर्रम खां समझने लग गए वो लोग। ठीक, फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ इस युद्ध में वो हुआ उनको जिन्होंने इसमें युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि उनको किसी तरीके का लॉस नहीं हुआ। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां से डिसाइड कर लिया था कि वो मराठों को और दबाएगी, क्योंकि अब मराठे कमजोर हो चुके हैं, तो वो एक तरीके से एक उस टेबल पे आ गए थे कि वो निगोशिएशन टेबल पे बात कर सकते हैं। उन्होंने कोशिश भी की, माधवराव प्रथम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डिप्लोमेसी सेट करने की कोशिश की, लेकिन माधवराव एक अच्छे बहुत ही एबल पेशवा थे,
पेशवाओं में सबसे अच्छे पेशवाओं में से माना जाता है उनको। तो वो उस समय सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन बाद में हुए। जाट हैं, सिख हैं, सिखों का तो बहुत ही पावरफुल अंपायर आगे सामने निकल के आपको देखने को मिलेगा, और आगे हम सिख अंपायर का हिस्ट्री भी देखने वाले हैं। ठीक है, आगे वाले 20 साल में बहुत ही अच्छे लेवल पे सिखों का अंपायर चलता है। सिखों का ही अंपायर आगे चल के चलता है रणजीत सिंह से टाइम से पहले तक। सिखों के बीच में एंग्लो सिख वॉरों में पहले शुरुआत में सिखों को आगे चल के ये पावरफुल रहे थे, लेकिन बाद में हार गए थे। ठीक है, दुर्रानी जो है वो भारत में ज्यादा समय नहीं रहा, और उसने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली का एम्परर बना दिया। ठीक, और इसीलिए बोला जाता है ना कि ये जो बैटल है इसने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत पे कौन रूल करेगा। देखो, दुर्रानी तो नहीं रहा, अब यहाँ पे ये भी नहीं रही, मराठे भी नहीं रहे, और इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी इतनी पावरफुल नहीं थी कि इस युद्ध की वजह से वो रूल करना शुरू कर दे। लेकिन ये जरूर निश्चित कर दिया कि कौन नहीं करेगा, यही तो बात बोली थी। ठीक है, तो यही सरदेसाई ने बोली कि कौन नहीं करेगा, मराठे इस पे भारत पे अब रूल नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, उनके बाद मराठा की जो पावर है वो अंडर चेक आ गई कि ये इतने पावरफुल हैं कि नहीं, इतने एबल्ड हैं या नहीं। लेकिन अगले 10 साल में ये पावर वापस भी मराठों के पास आई, उतनी नहीं जितना कि 1760 में थी, लेकिन काफी अपनी इमेज को ये बचाने में सक्सेसफुल रहे पेशवा माधवराव के समय। लेकिन पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद आने वाले समय में, जब पेशवा माधवराव 27 साल की उम्र में 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके 3 साल बाद ही एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाते हैं। 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए, 1775 से लेके शुरू हुआ एक, फिर 1805 में हुआ दूसरा, और फिर 1818 में 16 से 18 के बीच में तीसरा वॉर हुआ। और इन तीनों वॉर में अंतिम रूप से अंग्रेजों की जीत हुई, और यहाँ से ये जो मराठा साम्राज्य है और ये जो पेशवाशिप है ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, तो ये 1818 में पेशवाशिप खत्म हो गई, मराठा अंपायर का पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। ठीक, और ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया, साथ ही साथ सिखों ने और दूसरे जो छोटे छोटे जो वैक्यूम था, पावर वैक्यूम था, इसको दूसरे स्टेट्स ने इसको भरा। ठीक है, जो छोटे एम्पायर हुआ करते थे उन्होंने। अब एक बार मैप की कंडीशन देख लेते हैं, पहले क्या था। 1758 में जब मराठा अंपायर अपने जेनिथ पे था, अपने पीक पे था, तो ये जो जितना भी बड़ा मैप दिख रहा है आपको कलर वाला, ये सारा मराठा अंपायर की अधीनता में था। यहाँ पे आपको दिख रहा है मुगल भी थे, दूसरे छोटे छोटे अंपायर भी थे, लेकिन वो कुछ नहीं थे, उनकी कोई एक तरीके से वो रिलेवेंट नहीं थे। उन सभी से ये टैक्स वसूला करते थे, जयपुर में यहाँ पे राजपूतों से, उसके अलावा मालवा क्षेत्र में, ठीक है, ग्वालियर में, उस गुजरात में, सब जगह। ये हैदराबाद है, यहाँ पे निजाम हुआ करता था, वो भी पावरफुल था, लेकिन उससे भी टैक्स वसूली करते थे। ये जो एरिया है ये बंगाल का, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, ब्रिटिशर्स थे। ये दोआब वाला क्षेत्र है रोहिल्याज का, यहाँ पे आपको पता है अवध था। ठीक, ये तो था 1758 का मैप। उसके बाद आती है लगभग 1770 का ये मैप है, और ये आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये तो वो समय है जब वापस से माधवराव ने अपने एरिया को वापस से थोड़ा बढ़ा लिया। लेकिन इतना सा मैप बचा था इनके पास, जब 1761 में जब पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद ये बहुत ही कमजोर हो गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये हालत हो गई, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इधर भी फैलने लग गई, इधर भी फैलने लग गई। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, 1823 में चलते हैं सीधा। 1823 में चलें तो ये पिंक कलर का मैप दिख रहा है, ये तो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है भाई, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ये राजस्थान के नीला कलर है, राजस्थान में जो नीला है, ये जो स्टेट्स दिख रहे हैं, ये निजाम है, ये हैं, ये सारे वो स्टेट हैं जो कि एक तरीके से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन रूल खुद ही कर रहे थे। ये ग्रीन कलर का जो मैप दिख रहा है, ये सिख था, सिख अंपायर था। सिखों ने अपनी ये जो पावर थी, ये पावरफुल थे, काफी पावरफुल थे सिख जो थे, ये काफी पावरफुल थे। आगे चल के तो दुर्रानी के अंपायर को भी सिख हराते हैं, और वो चीजें हम देखेंगे कैसे। तो ये था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, यानी 1818 के बाद लगभग 1823 की ये सिचुएशन बताई गई है। ठीक, और यहाँ से उठा के, पुणे से उठा के ये पेशवा जो है, इसको कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया गया पेंशन पे, कि 8 लाख की पेंशन मिलेगी सालाना, और अब कोई पेशवाशिप नहीं रहेगी। तो ये हालत हुई मराठों की इस पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद और एंग्ला मराठा वॉर के बाद। एंग्ला मराठा वॉर को हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, 3 वॉर हुए उनको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर वीडियोस के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे एंड सी यू।